अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं आरजे मॉल कराची में, और कराची में बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर ये मॉल है। और मॉल के दरमियान में बिल्कुल हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपने चारों तरफ डिफरेंट ब्रांड्स हैं, शॉपिंग हो रही है, एक रौनक लगी हुई है यहाँ पर। और इस मॉल की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर और मैं अब ये देख रहा हूँ कि बल्कि कराची के बेशतर मॉल्स में सूरत हाल आगे आ रही है कि जहाँ एक तरफ जो है वो शॉपिंग सेंटर्स होता है, वहीं पर ऑफिसेज होते हैं, वहीं पर आईटी सेंटर्स खुले होते हैं, और आईटी के शोबे के अंदर जो है वो ऑफिसेज मिलना और उसका बढ़ना ये बहुत अच्छा रुझान है। आज हम कराची स्पेसिफिक जो है वो शो करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराची में जो हालात हैं इस वक्त, जो सड़कों का हाल है, जो पानी के मसाइल हैं, जो गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, जो रोज़गार के इश्यूज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री जोन्स के अंदर, तो उस हवाले से क्या उम्मीद है और क्या नाउम्मीद है। नाउम्मीद और उम्मीद के दरमियान में जो नौजवान खड़े हुए वो अपना मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर किस तरह से देख रहे हैं। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर नेशनल असम्बली जनाब रेहान हाशमी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसके आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब हसन बेग साहब, जो कि मारूफ एक्टिविस्ट हैं और बड़ी इनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं, और ये मोटिवेशन पैदा करने में भी और मायूसी पैदा करने में, दोनों चीज़ों के अंदर जो पेश होते हैं। तो ये पूछेंगे इनसे ज़रा क्या करते हैं। और मोहम्मद राहील साहब जो हैं वो इनका आईटी से ताल्लुक़ है, और ये सीईओ हैं एक्सपेक्स के टेक्नोलॉजीज़ के, और पिछले 5 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो रेहान साहब आपको मिल रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो पुरुम्मीद है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिजवान, जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, हम उम्मीद लगाने की अगर बात करें तो उससे ज़ाहिर होता है कि इसी जगह पर बिलखसूस कराची के नौजवानों ने और ख़ासतौर फ्रीलांस काम करने वालों ने स्मार्ट ऑफिस के कॉन्सेप्ट के ज़रिए पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची में एक ट्रेंड को मुतारिफ़ कराया। और बेशुमार नौजवान, बेशुमार लोग जो कि टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, ओवरसीज़ काम कर रहे थे, फ्रीलांस काम कर रहे थे, अपने घरों पर बैठकर एक सेंट्रलाइज निज़ाम मुहैया करने में इसी जगह का बड़ा कलीदी किरदार अदा रहा। तो मायूस तो नहीं है लोग, जो एक सेगमेंट मायूस भी है। अच्छा, आप क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से आपका ताल्लुक़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आप रहे, तो जो और जिस डिस्ट्रिक्ट के आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे, अगर कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैं मवाजना करूँ तो सबसे बुरा हाल इस डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है। गो कि इस वक्त तो खैर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बैठे हुए, लेकिन कराची का सबसे गुंजान आबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जहाँ की सड़कें इस वक्त बहुत तबाह हाल है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, जहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर पोर्शन से पोर्शन बन रहे हैं, और जहाँ पर यानी बेनतहा मसाइल है। ये मसाइल जो हैं ये मायूसी की तरफ लेके जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा समझिए, मुख्तसर में बताऊँगा। 10 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव दौर के बाद खुदा करके सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात करवाए जी। 2017 में आकर नौमुंतखब बल्दियात ने चार्ज लिया 4 साल के लिए, जिसमें वसीम अख्तर साहब थे। वो 4 साल दौर 2020 में ख़त्म हुआ, और उस 2020 से ख़त्म होकर आज 2024 है। भरपूर इख्तियारात, वसाइल, फंड्स और बड़े बड़े दावों के साथ जो लोग 4 साल से मौजूद हैं, आज सवाल बनता ये है कि आपने ऑथराइज जिला टैक्स, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन, वर्ल्ड बैंक के अरबों रुपए की ग्रांट, इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में आपके दावे कहाँ है। एक तो सवाल करना हमारा बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्स की बुनियाद पर। हम सवाल उसी वक्त कर सकेंगे या तो लेमैन अप्रोच करें सवालात, या सवाल तो मैंने उठा दिया आपके सामने जनाब। आपने सवाल उठाया इसलिए है कि आपके पास मालूमात है। एक आम आदमी बेचारे को नहीं पता कि 4 साल पहले दावे करने वाले लोग आज वो 4 साल से बरसर इख्तिदार हैं। उनसे सवाल किन बुनियाद पे किया जाए कि 4 साल पहले अगर 10 रुपये मिल रहे थे तो आज कराची के लिए, हालांकि मुकम्मल नहीं है, आज 100 रुपये मिल रहे हैं। तो वो 100 रुपये दावे, वर्ल्ड बैंक की ग्रांट, अरबों रुपए वो कहाँ हैं? सवाल उस वक्त करेंगे जब हमारे पास मालूमात होगी। कराची को बिल्कुल आपको खुद जो है, आपको पॉलिसीज का आपको क्या अभी इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है? आपको खुद क्या नजर आ रहा है? हमारी गाड़ी के एक्सेल 6 महीने में टूट चुके, मेरी ऑटो के। मैं 6 महीने में एक्सेल बर्बाद हो चुका है। कमर के दर्द में मुब्तला है लोग, ये तो अजराए मजाक नहीं करेंगे, लेकिन आप 40+
कि जो लोग हैं उनसे पूछे कि वो किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। सड़कों का ये हाल है, मुख्तलिफ जगहों पे बंदिशें हैं, लोग बैठे हुए इंतज़ार में कि जनाब कब बेहतरी आएगी, मायूसी है। ये तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में नेशन बिल्डिंग की भी तो बात करें ना, कि उसका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो उसके नस्लों का है, उसकी जनरेशन का है, वो ब्लीक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मायूसी की तरफ चले जाएं। अच्छा, बहुत सारे नौजवान बेग साहब हैं, आप लोग हैं, ये आप लोगों को कम से कम उस उम्मीद की रमक से वाकिफ़ करेंगे कि जनाब अभी बहुत कुछ है, अल्लाह की नेमतें, हम दूसरों पे निसार करने के बजाय खुद निसारी की तरफ आएँ। हम माइक्रो इश्यूज़ को हाईलाइट करने के बजाय मैक्रो की तरफ जाने की बात करें, और ये मेरा ख्याल है करके दिखा सकते हैं। माजी में भी एक बड़ा पॉलिटिकली डायनेमिक किरदार अदा कराची करता रहा है, चाहे वो इन तमाम मसाइल के बावजूद, क्योंकि कराची बड़ा एक रेजिलियंट सिटी है, तो इसके अंदर यहाँ के लोगों के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि इतने बेशुमार मसलों के बावजूद यहाँ के लोग खड़ा होना जानते हैं। ठीक है, अपना हसन बेग साहब आप भी समझते हैं कि इन तमाम मसाइल के बावजूद यहाँ के लोग खड़ा होना जानते हैं और खड़े हुए। देखिए, खड़ा होना, जहाँ तक बात है यूथ की, तो आप देखिए आज यूथ जो है ना बहुत ज़बरदस्त काम करी। आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की, रिजवान भाई, रियान भाई भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जिक्र कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर मैं आपको यूथ की आबादी का बताऊं, उसमें 60% जो आबादी है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, आज वो फूड पांडा या बाइकें चला रहा है, डिलीवरी सर्विसेज दे रहा है, या बर्गर और लिमका बेच रहा है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उनको रोजगार पड़ा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन जो एक इंसान जो है उसमें काबिलियत मौजूद है, उसने इंजीनियरिंग की हुई है, उसका ये मुस्तकबिल तो नहीं है ना कि वो लिमका बेचे सड़कों पे। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन हुकूमत जो है वो नेसेसिटी, जो रोडें हैं, सड़कें हैं, ये नहीं दे पा रहा, तो वो नौकरी कहाँ से देगा? आज पढ़े लिखे लड़के ने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ देखना तो बहुत पहले छोड़ दी थी, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, वो प्राइवेट नौकरी की तरफ भी नहीं देख रहा। वो बोल रहा है कि नहीं यार, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना के या कोई ऑनलाइन काम करके मैं पैसे कमा लूंगा, अपना मुस्तकबिल तो बेहतर करूँ। और वो जब करने लगे तो आपने इंटरनेट पे VPN पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालना शुरू कर दी और उनके इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी इस वक्त। अच्छा, मैं यूथ है, एक बात बोलूँ, इंटरनेट पे एक बात बोलूँ, मैं ये आवाज़ उठाना चाहूँगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका फ़ोन है वो अब इंटरनेट के काबिल नहीं रहा है। यानी अगर आप सड़क पे निकले हुए हैं तो 4G जो नाम का 4G है, 3G भी नहीं है। यानी ना उसमें व्हाट्सएप पे ऑडियो जा रही है, ना वीडियो जा रही है, ना कोई जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो यानी अगर आप इनको इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो आप वाईफाई इस्तेमाल करें, वो भी अपने घर में या ऑफिस में, और वो भी तमाम वाईफाई नहीं, चंद कंपनीज है जिनके वाईफाई बेहतर चल रहे हैं। सरकारी जो PTCL का है या और दूसरे जो वाईफाई वो भी नहीं चल पा रहे। तो आप जो है घर में बैठकर जो है सिर्फ वाईफाई इस्तेमाल करें, सड़क पे ना निकलें। अगर आप बाहर निकलेंगे ना आपका फ़ोन चलेगा, ना आप किसी, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस स्क्रीन पीछे स्क्रीन मेरे लगी हुई है, मुझे एक फ़ोटो देनी थी, मैं ये ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा यहाँ बैठ के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं चल रहा इंटरनेट। तो भाई ये इंटरनेट नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? नहीं, देखिए ये इन सब के बाद जो है मायूसी नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी? मुझे बताएं, एक जब शख्स जो है अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है तो एक पोस्ट आती है कि शाहरा फैसल में बदतरीन ट्रैफिक जैम, 4 घंटे तक जो है यूथ फंस रहे। जब वो 4 घंटे फंस के घर पे पहुंचेगा, उसका दिमाग काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता करेगा। वो घर पे आके अपनी बीवी बच्चों से लड़ता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। एक हाल गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया कि मैं इंटरनेट बंद कर दूं। भाई आप, एक तो पहली बात तो ये है कि हर दूसरे दिन छुट्टी हो रही है, कभी कोई दिन आ गया, कभी कोई दिन आ गया, कोई दिन आ गया, कभी कोई सड़क पे निकल रहा है, कभी कोई सड़क पे निकल रहा है। पहली बात तो मुझे एक बात बताएं, चाहे मजहबी जमातें हो या मजहबी रसूमात हो या बहुत सारी चीज़ें हो, तो उसमें जिस दिन आप आम तातील दे देते हैं उस दिन तो मुझे समझ में आती है बात, लेकिन उसके बावजूद, आम तातील के बावजूद जो है इंटरनेट बंद होता है। अब जिस दिन आम तातील नहीं दी उस दिन भी जो है लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और इंटरनेट भी बंद है। नहीं, मुझे ये बता रहे ना, अगर आपके घर के बाहर जो कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे या कोई चोर डकैत घूम रहा होगा, आप क्या करेंगे? आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, ना कि उस दुकान को बंद कर देंगे। हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ को बंद कर दो भाई। मसले का हल ये नहीं होता। मसले का हल ये होता है कि अगर कोई चीज़ ना खुशगवार वाक़या इंटरनेट के जरिए हुआ है तो उन अनासर को रोकना है, ना कि आप जो है एक आम पब्लिक को परेशान करें। आज एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इंटरनेट से रोजगार पे अपना अर्न कर रहे हैं। की आबादी 25 करोड़ की आबादी है। ये इंतशारी टोला जिसको आप कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे इंतशार कर रहा है या सड़क पे निकल रहा है या रियासत के लिए खतरा बना हुआ है, कितने लोग होंगे? ये चंद लोग हैं। इन चंद लोगों की खातिर जो है, इन चंद लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपने पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क की इकॉनमी को, पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया। ऐसा ही है। आप मुझे पूछ लेना, आज इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अरे हम लोग 3G ऐसे पकड़ रहे होते हैं
जैसे कोई 1920 का ज़माना है और हम एंटीना लगा के, जो नहीं होता एक ज़माने में एंटीना हिलाते थे तो सिग्नल आते थे, टीवी आता था, वही दौर हो गया है। अब आप सोचिए कि हम खुद दुनिया भर में 5G लॉन्च हो रहा है, हम हैरान हो जाते हैं जब यहाँ पे फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो मुझे मज़ा वीडियो में देखने का, लोगों से कम्युनिकेशन करने का, मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आ रहा होता है, मुझे जब यहाँ आता हूँ वापस मुझे ऐसा लगता है किसी मैं जेल के अंदर आ गया। भाई पूरी दुनिया में आज AI का जिक्र हो रहा है, हाँ। तस्वीरें बातें करने लग रही हैं, तो ये उस दौर में जो है हमारे पास 3G ठीक तरीके से नहीं आ पा रहा। अब यानी आप बोलते हैं कि जनाब हमें IT की फील्ड में बहुत आगे जाना है, हमें जो है वो जनाब अपनी इतनी आज इस जगह पे खड़े हुए, हमें जो है वो बांग्लादेश के या इंडिया के मुकाबले में जो है वो आगे बढ़ना है IT एक्सपोर्ट के अंदर। कहाँ से बढ़ेंगे हम अगर ये हाल रहा तो? अच्छा जी, अब हम वापस इस तरफ आएंगे कि नौजवान जो है इन तमाम मसाइल के बावजूद, जो बल्दियाती मसाइल हैं, जो इंटरनेट की बंदिश है, जो इश्यूज़ गवर्नमेंट जो है फेस कर रही है, जिस तरह की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की शमा जो है वो कहाँ पर है? लोग क्या उम्मीद लेके जज्बे के साथ अपने आप को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच कर मैदान में कूद रहे हैं? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें RJ मॉल कराची में राशिद बिनास रोड पर ये मॉल चारों तरफ जो है रौनक देखकर, यहाँ पे गहमा गहमी देखकर बड़ी खुशी हो रही है और इसी तरह चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। इस मॉल की जहाँ ये खूबसूरती है कि ज़बरदस्त मॉल है, शॉपिंग मॉल है, उसके साथ साथ यहाँ पर IT हब्स भी हैं और इंक्यूबेशन सेंटर भी है और आगे की जानिब बढ़ रहा है। राइन साहब, मुझे बताएं कि हमने देखा कि एक क्रेज़ चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, लोग IT कोर्सेज़ करा रहे हैं, लोग नौजवान हिस्सा ले रहे हैं, IT कोर्सेज़ में जा रहे हैं, कहीं फ्री सिखाया जा रहा है, कहीं थोड़े पैसे लेके सिखाया जा रहा है, कहीं ज़्यादा पैसे दे के सिखाया जा रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? लोग कंटिन्यू कर रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जितने IT के कोर्सेज करवा रहे हैं, चाहे हसन भाई की बात हो गए, चाहे किसी और के पास हो गए, तो हमारे पास अब मेजॉरिटी स्टूडेंट बन के नहीं निकलते हैं। अब मेजॉरिटी में से कुछ माइनॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी करियर को परस्यू करते हैं, चाहे फ्री का हो या पेड का हो। लोग करियर को परस्यू करते हैं, देन आगे उसको सेल्फ लर्निंग से कंटिन्यू करके फ्रीलांसिंग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करते हैं। हसन भाई के पास कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो AI के कोर्स कर रहे हैं, डेटा साइंस के कोर्स कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हैं। करने के बाद उन्होंने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करी, लर्निंग करने के बाद आज फावरे पे वार्निंग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि मिसाल के तौर पे एक शख्स डॉक्टर बनता है, और ये मैं बड़े अरसे से बात कहना चाह रहा था, तो भाई डॉक्टर को एक दिन में तो नहीं बन जाता ना। इसी तरह कोई इंजीनियर बनने जाता है और BE की डिग्री लेना चाहता है तो वो एक दिन में तो वो डिग्री नहीं ले लेता। इसी तरह से आप किसी भी शोबे में जब आप एक महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि IT की फील्ड में लोग सब्र क्यों नहीं करते। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि यार यहाँ पर भी काफ़ी अरसे तक पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी अरसे तक महारत हासिल करनी पड़ेगी, तो ही हम कोई एक्सपर्टीज हासिल कर सकेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर भी टाइम लगेगा। एग्जैक्टली आपने एक्चुअल ट्रेंड देखा होगा कि आज ट्रेंड चल रहा है कि AI फॉर एवरीवन। मैं कहता हूँ AI फॉर एवरीवन नहीं है। AI उन लोगों के लिए है जो AI के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसको टाइम देना चाहते हैं। कोई सी टेक्नोलॉजी हो जाए, वो मानती है टाइम और कंसिस्टेंसी। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आप किसी फील्ड के अंदर काम नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं कि 2 महीने का कोर्स करने के बाद मैं एक्सपर्ट बन जाऊँगा, जबकि एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। उनकी फाउंडेशन क्लियर होगी, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद उनको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने के बाद दैन फिर उनको प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, दैन फिर उनका एक्सपीरियंस अर्न होगा, वरना ऐसे कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा हसन, मुझे आप भी बताएं, आपने भी काफ़ी मार्केटिंग की जनाब कि आप IT कोर्सेज करा रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे नौजवान मिले हैं कि जिन्होंने डिफरेंट, चाहे गवर्नर इनिशिएटिव हो, चाहे सैलानी का हो, JTC का हो, आपने शुरू किया। बहुत सारे लोग कराची की बात की जाए जिन्होंने जो है वो ऑफर्स दी और IT कोर्सेज कराए। नौजवानों ने को एक रास्ता मिला, एक दरवाज़ा मिला कि चलो यार हमें कुछ जो बेसिक मिलेगा। उसमें से लोगों को राहें मिली, लोगों को कोई ख़ास शोबा मिला, फिर उन्होंने और एक्सपर्टीज़ हासिल की, इवन लोग डिग्री प्रोग्राम पे भी गए आगे। लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की है कि जो ये समझ रहे थे कि शायद कोई दरवाज़ा है, आपने कोई दरवाज़ा बताया है उन्हें, उस दरवाजे से आएंगे डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी, और वो उल्टा मायूस हो गए और वो फिर जो है
इस फील्ड से निकल गए? देखिए रिजवान भाई, जब आपने अपना करियर शुरू किया होगा या कोई भी यहाँ पे आपकी टीम में मौजूद है, उसका एक एडिटोरियल होता है, ठीक है। वो नीचे से शुरू होता है, फिर उसके बाद उसको सिखाया जाता है कि ये चीज़ है, फिर उसके बाद वो जो है एक पोजीशन पे आता है। इंटरनेट पे ये है कि जो भी आजकल मोबाइल फ़ोन पे वीडियो बना रहे हैं ना, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो बस किसी भी तरह आता है, मोबाइल फ़ोन ऑन करता है और वो फिर जो भी बात होती है वो बोलना शुरू कर देता है और उसी वक्त वो अपलोड हो जाती है। उसके पीछे कोई एडिटोरियल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो कोई भी चीज़ बना के डाल देता है और लोग जो है उसको मानना शुरू हो जाते हैं व्यूज़ के तौर पर, फिर उसकी फॉलोइंग बन जाती है और वो फिर कुछ भी कहता है और लोग जो है उसको सच समझना शुरू कर देते हैं। अब हुआ यही, जब ये कोर्सेज वाली चीज़ हुई तो हर कोई जो है उसने देखा कि यहाँ पे जो है इस चीज़ में बड़ा पैसा है, कोर्सेज करके कमाने पे नहीं, कोर्सेज बेचने में। तो एक तबका ये निकल आया जो कोर्सेज सेल करने लगा। अब आप मुझे बताएंगे कि फलाना जगह पे कोर्सेज हो रहे हैं, फलाना जगह पे कोर्सेज हो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे मुझे कि कौन कौन सी जगह कोर्सेज करने के बाद जो उनको जॉब्स फराहम कर रही है या उनको अपॉर्चुनिटीज फराहम कर रही है, ये कोई भी एक जगह नहीं बता पाएंगे हम लोग। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब यहाँ पे कोर्सेज करवाना शुरू किए तो हम लोगों ने बोला कि यार इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज तो देनी है। हम लोगों ने यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, जो स्मार्ट ऑफिसेज है वो शुरू की। और ये स्मार्ट ऑफिसेज एक, अगर आप मोहल्ले में एक जनरल स्टोर की दुकान भी लेने जाएं तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये किराया होता है। हमने उन लड़कों को, यानी कि 5 लड़के अगर मिल के ऑफिस हैं तो 20-25 हज़ार रुपये में वो IT ऑफिसेज इक्विप फर्निश ऑफिसेज देना शुरू कर दिए कि भाई इधर बैठो काम करो, जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना ना मेंटेनेंस देनी है। मैं उस सोच की भी बात करना चाह रहा हूँ जो ओवरनाइट अमीर होना चाहती है, ओवरनाइट अमीर होना चाहते थे, वो जो नौजवान समझ रहे थे कि भाई मैं जाऊंगा कोई IT कोर्स करूंगा, डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ, वो इस तरह से होता है कि जो भी बंदा कोर्स बेच रहा होता है, वो बताता है कि देखें मैंने कोर्स किया, आज देखें मेरे पास ये गाड़ी है, बंगला है, आज ये सारी चीजें। तो वो लोगों को इस तरह से मुतासिर करता है वो फिक्शन वाली जिंदगी से, और लोग जो है समझते हैं कोर्स करूंगा उसके बाद 2 महीने बाद मेरे पर डाला आ जाएगा, लैंड क्रूजर आ जाएगी, मैं सिक्योरिटी का, क्योंकि जो वीडियो बनाने वाला है वो वीडियो ऐसे ही बना रहा है। पीछे वो एक बड़ी गाड़ी खड़ी करता है, 2 गनमैन खड़ी करता है और उसके बाद बोलता है देखिए मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास ये है। और वो 50-60 हज़ार रुपए का एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को कोर्स बेचता है। उस कोर्स के पैसों से वो खुद अमीर हो रहा है। कौन से पैसों से? कोर्स जो बेच रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि मैंने इससे फलाना जगह से कमाए, जबकि ऐसा नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्शन है, यही क्लियर करने हम लोग मार्केट में उतरे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक लोगों को ये जो है इन्फॉर्मेशन पास की है और इसके बारे में अवेयरनेस दी है। और हमारा मुद्दा यही है कि भाई हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं, पूरी दुनिया में जो है लोग IT पे काम कर रहे हैं। अफसोस ये है कि पाकिस्तान में जो सिर्फ कोर्सेज ही करवाए जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हमने कनेक्ट के अंदर जो शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ लोग पढ़े बल्कि काम भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रेहान हाशमी साहब, अगर आप क्लास 9th की बात करते हैं, आज बच्चे जो है क्लास 9 से या O लेवल की आप बात कर लें तो उसके अंदर भी कंप्यूटर का स्पेशली जो है वो स्पेशलाइजेशन मौजूद है कि आप O लेवल भी कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं, आप या आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद आप अपना कैरियर बना रहे हैं, आप जो है वो उसके बाद इंटर कर रहे हैं कंप्यूटर से, फिर आप जो है वो बैचलर्स के अंदर जो है करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रहे हैं। जो ये पाथ लेके जा रहे हैं और उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, उन नौजवानों के बारे में तो मैं फिर भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि जनाब चले उन्होंने एक रास्ता लिया अपने बहुत अर्ली एज से और फिर उनको कैरियर बना। लेकिन कोई अगर जो है वो डॉक्टर बना, यानी वो प्री मेडिकल से कर रहा था या इंजीनियरिंग कर रहा था या किसी और शोबे के अंदर था, अचानक IT के कोर्स के अंदर आया, तो उधर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि जनाब उनको जो है वो कैसे कैरियर पाथ मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, रुझान क्या देख रहे हैं साहब? देखिए रिजवान, आपको याद दिलाता चलूँ, असल में एजुकेशन का रुझान हर 10 साल 20 साल के बाद तब्दील होता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडस्ट्री की। मैं आपको याद दिलाऊं कि 90s में आपका और हमारा शायद बैच होगा, मैं आपसे थोड़ा सा सीनियर हूँगा, वहाँ पे MBA का दौर था, बस हर आदमी MBA कर रहा था। क्या हो रहा था कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है इंजीनियरिंग में, आपकी एक्सपर्टीज़ है मेडिकल फील्ड MBBS है, तो लेकिन आप साथ में एडिशनल मैनेजमेंट के कोर्स 5 साल 6 साल 8 साल के बाद कर लेते थे, क्योंकि उसकी आपको फील्ड में ज़रूरत होती थी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, सप्लाई चेन हो, मार्केटिंग हो या जनरल मैनेजमेंट हो, वो MBA लड़के करते थे, ऑल्दो के वो इंजीनियरिंग किए हुए होते थे या सोशल साइंसेज में होते थे। आज भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, आने वाले दिनों में अगर किसी कोई MBBS है तो हो सकता है कि उसको AI या रोबोटिक्स की ऑपरेशन में, सर्जरी में ज़रूरत पड़े आइंदा आने वाले दिनों में, जो अभी शुरू हो चुका है। इसी तरह कोई इंजीनियरिंग साइड पर है तो वो रोबोटिक्स की तरफ आ रहा है, या पावर जनरेशन की तरफ है तो वो अगेन AI की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में रूल करेगी। स्पेशलाइजेशन के साथ साथ
जो इमर्जिंग टेक तो वैसे हर चीज़ के साथ आ गया है ना, बायोटेक हाँ। भी है, इंजीनियरिंग टेक भी है, कॉमर्स के अंदर भी, यानी आप टेक जो किसी शोबे के अंदर एडवांसमेंट की टेक के बगैर आप जो है उसमें वो आगे बढ़ एडवांसमेंट की ज़रूरत सकते है। अच्छा, अब उसमें कोई ये मुज़ायक़ा नहीं है कि कोई अपनी स्पेशलाइजेशन को छोड़कर सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लग जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास डॉक्टर्स कहाँ होंगे, इंजीनियर्स कहाँ होंगे? लेकिन ये बात ज़रूर है कि आने वाले दिनों में इससे अवेयर रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब इकॉनमी को देख लें अगर हम, और जो 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 सेल्फ जनरेशन की तरफ जाते हैं, जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको ई कॉमर्स की तरफ आना पड़ेगा। उनको अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में मसला ये है कि क्योंकि स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मुंसलिक करके पेपॉल के ज़रिए पेमेंट का सिलसिला अगर बेहतर तरीके से शुरू कर देती है तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए सहूलत का बायस होगा। अब जैसे इस वक्त हम एक मॉल में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो कहा जाता है कि जो भी चीज़ सेल हो रही है, जो भी बिक रहा है, वो 3% ई कॉमर्स पे हो रहा है और 97% लोग मॉल में जाके किसी दुकान में जाके खुद से खरीदते हैं। अच्छा, ये रेशो दुनिया के बहुत से मुल्कों में 15%, 20%, 25% और इवन 30% पे ई कॉमर्स पे चला गया, ठीक है। और आने वाले वक्तों में कहा जा रहा है कि 7 से 8 साल बाद ई कॉमर्स के अंदर 90% और 95% चीज़ें सिर्फ ई कॉमर्स पे होंगी, ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, वर्चुअल हो जाएगा सब। अच्छा, अब जो है वो मसला ये भी है कि ई कॉमर्स के अंदर जो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि जनाब वो जो दिखा रहे हैं जूता या सैंडल वैसा ही घर में मिलेगा, ठीक है। और फिर पेमेंट गेटवेज का भी बड़े इशूज़ है, लेकिन हमें उस तरफ जाना होगा, उस मॉडल की तरफ जाना होगा और वही जो है वो फ्यूचर है और मुझे उम्मीद है उसमें चीज़ें बेहतर होंगी। टाइम एक ब्रेक और ब्रेक कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पास। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें आरजे मॉल कराची में और राशिद मिनाज रोड पर इस खूबसूरत मॉल में आज हम बैठे हुए हैं और अपने इर्द गिर्द मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट ब्रांड्स लोग शॉपिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जनाब रियाज साहब, जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ गई है, ये बेसिकली महंगाई कम नहीं हुई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। यानी लोग जो है वो ख़रीद नहीं पा रहे, तो चीज़ खुद ब खुद इस वजह से, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गेम है, बहुत ज़्यादा लोग अगर ख़रीदेंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, लोग ख़रीद ही नहीं रहे, तो इसलिए जो है वो चीज़ें कम हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, आवाम का हाल क्या है महंगाई की सूरत हाल? देखिए, जो मिडिल क्लास है ना, जहाँ जिस माशरे में रिच एंड पुअर गैप बढ़ता है वहाँ पर मिडिल क्लास का सेगमेंट रिड्यूस होता है। हम 5 ईयर्स प्लान या 10 ईयर्स प्लान क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? क्योंकि जो आता है 5 साल के बाद उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। और यहाँ पर मुझे कह लेने दीजिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी में आप भले से वो डिक्टेटर थे, मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसी थी, वो डिलीशन प्रोग्राम हो, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन हो, वो टेक्सटाइल विजन हो, ऑटोमोबाइल पॉलिसी हो, वो लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे थे। एक मामूली सी गाड़ी को भी के स्पेयर पार्ट्स भी जब आप लोकली बनाएंगे और या वेंडर्स को आप फैसिलिटेट करेंगे और उनकी फैसिलिटेशन में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस करेंगे, बिजली की प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे, तो आप सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। आपका जो फॉरेन रेमिटेंस है वो आपका ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट करके जो आप पैसा बाहर भेज रहे हैं वो पैसा बचेगा। और ये चेन इफेक्ट है, इसके नताइज 5 साल 10 साल में आते हैं। नहीं किया। आज भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो इकॉनमिस्ट हों, कैसर बंगाली साहब हों, शब्बर जैदी साहब हों, और इस जैसे बेशुमार इकॉनमिस्ट हैं जिनकी राय आज हुकूमत पॉलिसी मेकिंग में नहीं ले रही उस तरह जिस तरह लेना चाहिए, तो आप कैसे बेहतर करेंगे आप? और ख़ास तौर पर जब आप IMF से कर्ज़ लेकर उसकी डिक्टेशन पर चलने पे मोहताज होंगे, तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें डिग आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि नाउमीदी की तरफ नहीं जाना। हम जो बेहतर कर सकते हैं माइक्रो लेवल पर, वो माइक्रो लेवल पर हमें करना है। अच्छा, चलिए हसन बेग साहब, आप जो नौजवानों के दरमियान ज़्यादातर जाते हैं, तो एक जो बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है कि जनाब मुल्क से बाहर जाना है, तो वो क्या रेशो देख रहे हैं? कितने लोगों की ख्वाहिश नज़र आ रही है कि जनाब शहर छोड़ के मुल्क छोड़ के चले जाए? कुछ अर्से पहले आप ही ने पोस्ट लगाई थी जिसमें बताया था कि 16 लाख लोग जो हैं पिछले साल जो है मुल्क छोड़ के गए हैं और भी जो है मुंतज़िर हैं। अगर आप किसी पासपोर्ट ऑफिस की लाइन के बाहर उसके बाद देखें, लाइन देखें,
वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं और वो यूथ नज़र आएगी। अभी ITCN हुआ एक्सपो सेंटर के अंदर, उधर टेक के जो है स्टॉल्स कम थे, इमिग्रेशन वालों के, ट्रैवलिंग वालों के ज़्यादा थे। इस वजह से थे क्योंकि लोग जो है नाउमीद हैं, वही समझते हैं कि अगर हम IT पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, उन बच्चों को तंग किया जा रहा है, बोलते हैं यार इससे बेहतर है मैं बाहर मुल्क में जाके ही काम कर लूँ, एटलीस्ट मेरे घर वाले तो बेहतर हो जाएंगे। देखिए कोई भी एक नौजवान होता है, उसको इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती कि इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं या फिर जो है हुकूमत की क्या पॉलिसी है। वो बोलता है कि भाई आटा दाल चावल चीनी जो है मेरे घर पे नहीं है मौजूद, और मेरे घर वाले जो हैं वो ये देख रहे हैं कि मैं 20 साल का हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहता है अपने घर वालों के लिए, और वो जब करना चाहता है तो उसको कोई फैसिलिटेट नहीं करता। इस वजह से मायूसी बढ़ रही है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हुकूमत को इस तरफ सोचना है। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। अभी देखें ना, आप देखें एक शख्स है जिसने जो है ओलंपिक में मेडल लाया, उसको किसने सपोर्ट किया? उसने अपनी मदद, आप पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद ईद का समय है, जिस दिन ये सारी चीज़ हुई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी अपने घरों में, लोगों ने एक फेस्टिवल के तौर पर बनाया। ये खुशियाँ चाहिए, पाकिस्तान वालों को भी चाहिए, कराची वालों को चाहिए, लेकिन वो खुशियाँ नज़र नहीं आ रही। एक शख्स जब 12 घंटे मोटरसाइकिल पे खाना सप्लाई करेगा, वो घर पे किस दिमाग के साथ जाएगा? मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, जो बाहर मुल्क में साइकिल भी बना रहे हैं ना, वो उसको भी इंजीनियर कहते हैं, और वो भी अपना जो है ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें करके बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एक शख्स घर पे बैठा हुआ है, चाय के होटल पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ ये बात कर रहा है इस हुकूमत ने ये कर दिया, वो आने वाला है, वो जाने वाला है, ये जाने वाला है, क्योंकि उसको ये सोचने पे मजबूर ही नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसको इतना फंसा दिया है दाल चावल आटा दाल चावल चीनी में कि वो कुछ और चीज़ सोच ही नहीं रहा। इसमें रियान साहब बात ये है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो असल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। हुकूमत में जो लोग होते हैं ना, मिसाल तौर पर ट्रस्ट लेवल आवाम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे ऐसा होना चाहिए कि जरा वज़ीर आज़म ने एक बात कह दी, बस ख़त्म यार। मतलब अब कोई जो है ना, कोई सोचना ही नहीं चाहिए किसी को कि यार मैं वज़ीर आज़म पर एतमाद ना करूँ, मैं किसी वफाकी वज़ीर ने एक बात कह दी, बस होगा ये, ऐसा नहीं हो सकता मैं उस पर एतमाद ना करूँ। एक वज़ीर आला जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है तमाम तर उमूर का सूबे की, यानी उस पर एतमाद ना करना, ये बड़ी अजीब सी बात है। जाफर साहब, आपने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा ना फसादी टोला। देखें, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात, इम्प्लीमेंटेशन के इख्तलाफात, लेकिन यहाँ पर हैरानकुन चीज़ ये है कि वही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक मखसूस टोले ने पाकिस्तान के इमेज को बैनुल-अक़वामी तौर पे भी और लोकली भी मासूम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और आज भी कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि कराची के लोगों की जब रिजर्वेशन थी तो कराची के लोगों को तो वो कुट लगी, उस कुट का 5% लगा देना इनको, इस फसादी टोले को। वो जो एट्रॉसिटीज़ हमने सही, उसका 5% कर देना, देखते हैं घर से कौन निकलता है। ये रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, रियासत को बदनाम कर रहे हैं, हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, बदज़नी फैला रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, ट्रस्ट ख़त्म कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह भी तो पैदा होता है कि आपके लाडले हैं क्या ये, जिनको छोड़ा हुआ है अभी तक आपने, जो चाहो करो। असल में इन्होंने टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके रियासत के ऊपर से एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। तो ये असल में बात तो ये है कि आप हमारे इख्तलाफात अगर हैं भी, तो पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तो है ना कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तो काम करना है आपको। मुझे आपसे इख्तलाफ है, लेकिन आप मुल्क के लिए अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपके साथ आपको पसंद किए नहीं करता हूं, तब भी मुझे खड़ा होना है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और रियासत को हम दूसरी जानिब देख रहे हैं खामोशी इख्तियार करते हुए, हल्के से नहीं करो बाबू, ये लफ्ज़ आपको ये करना ही नहीं आपको। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, नेपोटिज्म नज़र आ रहा है यहाँ पे। सर वेरी क्विक, अभी हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है कि उम्मीद ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा। अगर उम्मीद है, लेकिन उम्मीद सिर्फ उन चीज़ों से नहीं आएगी कि हम ये बताएं कि जनाब कि पाकिस्तान के सारे मौसम, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सारे मौसम दिए हैं, बड़े कुदरती वसाइल दिए हैं, पाकिस्तान में ये अल्लाह ताला ने दिया है, ये नहीं दिया है। मतलब उम्मीद जो है वो हमारे एक्शन से आएगी, और सबसे ज़्यादा उम्मीद जो हम टैक्स देते हैं, जो हमारे नाम पे कर्जा लिया जाता है, जो हुकूमत के एक्शन होते हैं उनकी तरफ से आएगी। अगर हुकूमत जो है वो एक्शन कर रही है, इन तमाम मसाइल के बावजूद भी, इन फसाद के बावजूद भी, जो हमें सड़क पर नज़र आता है, जो सोशल मीडिया पर नज़र आता है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो मैदान में कूदे हुए, उसके बावजूद भी अगर जो है सरकार जिसका काम है, अगर उसके एक्शन जो है हसन बेग साहब ऐसे नहीं होंगे
कि जो लोगों में उम्मीद पैदा करें, तो फिर जो है वो मायूसी और मजीद बढ़ती है। देखिए रिजवान भाई, जब एक नौजवान सो के उठता है ना और घर से तैयार होकर निकलता है, वो बड़ी उम्मीद से निकलता है और बड़ा फ्रेश माइंड लेके निकलता है। लेकिन वो जब घर के बाहर आता है और देखता है कि वही गंदगी, नाले बह रहे हैं, सही है, और अगर वो मोटरसाइकिल में कहीं ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी व्हाइट शर्ट ग्रे हो जाती है और ब्लैक शर्ट जो होती है व्हाइट हो जाती है, तो उसके बाद सारी उम्मीदें टूट जाती है उसकी उसी वक्त। ब्लैक और व्हाइट शर्ट तो बात की बात है, वो मोटरसाइकिल ही नहीं रहती, वो पता चला कि दफ्तर में गया, बाहर निकला, मोटरसाइकिल चोरी नहीं। और दूसरी बात ये है कि गन पॉइंट पे स्ट्रीट क्राइम का जो इशू है यहाँ पर वो भी है, फिर आपने थोड़ा रेजिस्ट जाए गोली मार दी। अगर उस गरीब का बीच में कहीं पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता पेट्रोल पंप कितना दूर है, वो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन छुपाता है कि कहीं अगर मेरी 5 मिनट बाइक पे पेट्रोल नहीं डाला या स्टार्ट नहीं हुई तो मेरा मोबाइल फोन चोरी हो जाएगा। अब मुझे बताइए इस सब चीज़ों के बाद उसमें क्या उम्मीद रहेगी, क्या मोटिवेशन रहेगी, और ये मोटिवेशन कौन डाउन कर रहा है? ये हमारे जो इख्तिदार में रहने वाले लोग हैं, जब वो शारा फैसल से निकलते हैं पूरा शारा फैसल बंद करवा देते हैं, और वो नौकरी के लिए जो खड़ा होता है शख्स, जिसका इंटरव्यू होता है या इम्तिहान होता है, वो 5, 10, 15 मिनट लेट होता है, उसकी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है ना। लेकिन जब इनके बच्चे कहीं खेलने कूदने जाते हैं तो वो पूरा पार्क बंद कर दिया जाता है, पूरी सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दुकानें बंद कर दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कोई मुल्क बुरा नहीं होता, कोई चीज़ बुरी नहीं होती, हर मुल्क में हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे, इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। अगर आप दुबई के एयरपोर्ट पे उतरे या लंदन के एयरपोर्ट पे उतरे, अगर वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं हो और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, तो वहाँ पे भी लाइनों में लोग इधर उधर लगे होंगे। लेकिन जब यही पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में जाता है, वो लाइन में सीधा क्यों खड़ा होता है? क्योंकि वहाँ पे कानून की पासदारी है। बस मकसद ये है कि यहाँ पे पासदारी नहीं है, यहाँ पे जो लोग उन जगहों पर नहीं होने चाहिए वो उन जगहों पे मौजूद हैं। जो पता नहीं गांव देहात कहीं गोट वगैरह में रहता है, वो कराची में मुसल्लत कर दिया जाता है। वो 5 साल 4 साल जितना भी अरसा होता है, वो बोलता है अब मैं इस पैसे से अपने गाँव में बड़ा महल बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा और वहीं दफनाया जाऊंगा। जब तक कराची के लोगों को, कराची वालों को हिस्सा नहीं मिलेगा, इसी तरह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आप सबने हमें ज्वाइन किया। बात बिल्कुल ठीक है, जब तक जो है वो कानून की बालादस्ती नहीं होगी, राइट पर्सन ऑन अ राइट प्लेस नहीं होगा, मेरिट की बालादस्ती नहीं होगी और लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, एक आम आदमी को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, उस वक्त तक जो है ये मायूसी ऐसी बढ़ती रहेगी। तो अगर हमें पाकिस्तान को ज़िंदा रखना है तो हमें उम्मीद को ज़िंदा रखना है। उम्मीद ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है, और वो सिर्फ बातों से नहीं होगा, वो एक्शन से होगा। हमें एक आम पाकिस्तानी के लिए जो है काम करना होगा, उसको डिलीवर करना होगा, उसको एहसास दिलाना होगा एक आम पाकिस्तानी को कि रियासत माँ की तरह होती है और माँ की गोद के अंदर जो है उसको सुकून मिलेगा और सबके लिए बराबर होगी। इस बात जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।